प्यारे विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है अर्ध सहभागी अवलोकन। यह अवलोकन का तीसरा प्रकार है। अर्ध सहभागी अवलोकन में जब किसी भी अध्ययन में पूर्णतः सहभागी और पूर्णतः असहभागी अवलोकन संभव नहीं होता, इसलिए ही गुड़ एवं हाट दोनों के मध्यवर्ती मार्ग के रूप में अर्ध सहभागी अवलोकन का सुझाव देते हैं, जिसमें दोनों के गुणों का समावेश होता है। वे लिखते हैं कि व्यक्ति को किसी एक सहभागी अथवा असहभागी रूप को पूर्णतः अपनाने की अपेक्षा इन दोनों कार्यों की साथ साथ पूर्ति करना ही अधिक सुगम होता है। अर्ध सहभागी अवलोकन में अध्ययनकर्ता समूह के दैनिक कार्यों में तो सहभागी बना रहता है, लेकिन किसी विशेष उत्सव, घटना, क्रिया एवं समारोह के अवसर पर दूर बैठकर उनका अध्ययन करता है। इस विधि में सहभागी और असहभागी दोनों ही विधियों के लाभ प्राप्त होते हैं और दोनों के दोषों से बचाव हो जाता है। इस संदर्भ में विलियम वाइट ने उचित ही लिखा कि हमारे समाज की जटिलता के कारण पूर्ण एकीकरण का दृष्टिकोण व्यवहारिक रहता है। एक वर्ग के साथ एकीकरण से उसका संबंध अन्य वर्गों से समाप्त हो जाता है। इसलिए अर्ध तटस्थ स्थिति बनाए रखना ही अधिक श्रेयस्कर होता है। जैसे सामाजिक उत्सवों में भाग लेना, गेंद फेंकना, खेलना, साथ साथ खाना पीना और फिर भी यह स्थिति बनाए रखना कि तुम्हारा मुख्य उद्देश्य अनुसंधान है। इस अध्ययन विधि का उपयोग लिपले, लिंड एवं कई अन्य समाज वैज्ञानिकों ने किया है। जब हम किसी समूह के विशिष्ट व्यवहारों एवं सांस्कृतिक जीवन का अध्ययन करना चाहते हैं तो इस विधि का प्रयोग करते हैं। लोकगीतों एवं कथाओं, धार्मिक कर्मकांडों, उत्सवों, खेलकूद, जादुई क्रिया, मनोरंजन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि के अध्ययन के यह एक उपयुक्त विधि है। तो अर्ध सहभागी अवलोकन का सामान्य शब्दों में हम ये कह सकते हैं, यह न तो पूर्णतः सहभागी अवलोकन है और न ही यह पूर्णतः असहभागी अवलोकन है, जो बीच के रास्ता निकालकर जिसमें कुछ घटनाक्रमों में सहभागी बनना पड़ता है और कुछ घटनाक्रमों में असहभागी अवलोकन का सहारा लेकर जब तथ्य संकलन किया जाता है या अवलोकन किया जाता है घटना का, तो उसे हम अर्ध सहभागी अवलोकन कहते हैं। जिसमें अनेक समाज वैज्ञानिकों ने यह कहा कि इस प्रकार का जो अनुसंधान है वो सामाजिक जटिल जो घटनाएं होती हैं उनका अध्ययन करने में कारगर साबित हो सकता है। इसके बाद अनियंत्रित अवलोकन के गुण लाभ। सामाजिक घटनाओं की प्रकृति ही कुछ ऐसी है कि उनका सदैव नियंत्रित अवलोकन संभव नहीं हो पाता, अतः स्वाभाविक स्थितियों में ही उनका अवलोकन करना होता है। पीवी यंग ने उचित ही लिखा है कि ऐसे जीवन की परिस्थितियां जिन्हें नियंत्रित तथा कृत्रिम दशाओं में अध्ययन किया जा सकता है, अपेक्षाकृत थोड़ी ही होती है। प्राय यही हमें उस समय अवलोकन करना पड़ता है जब वह संभव होता है तथा उसे वास्तविक सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों में जिनमें घटना घटित हुई है अवलोकन करना पड़ता है। संभवतः इसी कारण से अनेक सामाजिक सिद्धांतों का निर्माण और दैनिक जीवन का ज्ञान अनियंत्रित अवलोकन का ही परिणाम है। अनियंत्रित अवलोकन किसी भी समुदाय के संपूर्ण जीवन के अध्ययन की सर्वोत्तम विधि है। गुड एवं हाट प्राकल्पना की जांच में इसका उपयोगिता का उल्लेख करते हुए लिखते हैं
कि अनियंत्रित अवलोकनों को किसी अनुसंधान योजना के प्रारंभिक स्तर पर संपन्न करना इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि इसके द्वारा किसी सूक्ष्म परिकल्पना की भी क्षेत्रीय जांच की जा सकती है। इस संदर्भ में पीवी यंग ने लिखा है कि ध्यानपूर्वक किए गए अवलोकनों में अधिक यथार्थता होती है तथा उसमें घटनाओं को भली प्रकार देख सकने की क्षमता का समावेश होता है। इसकी उपयोगिता को प्रकट करते हुए मोजर लिखते हैं कि क्योंकि इस प्रकार संकलित तथ्य प्रतिष्ठा तथा स्मृति के प्रभाव से बचते हैं तथा इनमें प्रश्नोत्तरों जैसी विश्वसनीयता की कमी नहीं रहती, ये अधिक शुद्ध तथा सही होते हैं। अनियंत्रित अवलोकन द्वारा घटनाओं को उनके वास्तविक घटना स्थल पर यथार्थ में देखा जा सकता है। इसमें अवलोकनकर्ता का प्रभाव अध्ययन पर नहीं पड़ता। इसमें निष्पक्षता, वस्तुनिष्ठता एवं विश्वसनीयता बनी रहती है। अब इसके बाद अनियंत्रित अवलोकन के दोष या सीमाएं। अनियंत्रित अवलोकन के दोषों का उल्लेख करते हुए प्रोफेसर बर्नार्ड लिखते हैं कि आंकड़े इतने वास्तविक एवं सजीव होते हैं और उनके बारे में हमारी भावनाएं इतनी दृढ़ होती हैं कि कभी कभी हम अपनी कल्पना शक्ति को ही ज्ञान का विस्तार समझ लेने की गलती कर बैठते हैं। इसके प्रमुख दोष इस प्रकार हैं कि इसमें अध्ययनकर्ता पर नियंत्रण न होने की त्रुटि की संभावना रहती है। नंबर 2, इसमें ऐसे तथ्यों के संकलन की भी संभावना रहती है जिनका संबंध अध्ययन से नहीं होता। नंबर 3, तथ्यों का लेखन अवलोकन के बाद में होने से त्रुटिपूर्ण लेखन तथा साथ ही तथ्यों के छूटने की संभावना रहती है। मतलब अनियंत्रित अवलोकन में क्या होता है कि इसमें जो घटना का अध्ययन करने के बाद जब तथ्यों का लेखन कार्य किया जाता है तो उसमें छूटने की संभावना होती है। नंबर 4, इसमें अवलोकनकर्ता को यह भ्रम पैदा हो जाता है कि वह समूह के बारे में बहुत कुछ जानता है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता है। इसके बाद नियंत्रित अवलोकन। नियंत्रित अवलोकन में समाज वैज्ञानिकों के विकास के साथ साथ सामाजिक अनुसंधान की प्रविधियों में भी परिवर्तन आया। इसी के परिणाम स्वरूप अनियंत्रित अवलोकन की कमियों को दूर करने के लिए नियंत्रित अवलोकन विधि का विकास हुआ। नियंत्रित अवलोकन में अध्ययनकर्ता स्वयं या घटना पर योजनाबद्ध रूप से नियंत्रण रखता है। वह वास्तविक स्थिति एवं प्राप्त सामग्री के बीच एक कड़ी का या मध्यस्थता की भूमिका निभाता है। वह तो तथ्य संकलन के विभिन्न साधनों का प्रयोग करने का कार्य करता है। ये साधन स्वयं ही सामग्री का संग्रहण करते हैं, इसलिए इस विधि में तटस्थता तथा वैश्विकता बनी रहती है एवं तथ्यों का सत्यापन सरल रहता है। इस विधि को पूर्व नियोजित अवलोकन, संरचित अवलोकन या व्यवस्थित अवलोकन भी कहते हैं। नियंत्रित अवलोकन में तथ्यों का संकलन निश्चित एवं पूर्व नियोजित योजना द्वारा किया जाता है। वर्तमान में इस विधि का प्रयोग नेतृत्व, आक्रमण, उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों एवं शिशु गृहों के बच्चों के अध्ययन आदि के लिए किया जाता है। नियंत्रित अवलोकन में निम्नलिखित बातें स्पष्ट की जाती है, जिसमें नंबर 1 है अवलोकित की जाने वाली इकाइयों को स्पष्टतः परिभाषित किया जाता है। नंबर 2, अवलोकन से संबंधित तथ्यों का चुनाव किया जाता है। नंबर 3, अवलोकन की दशाओं, व्यक्तियों, समय तथा स्थान का निर्धारण। नंबर 4, सूचियों को लेखबद्ध करना। 5, अवलोकन में प्रयुक्त होने वाले यंत्र जैसे फोटोग्राफ्स, नक्शे, अनुसूचियाँ, टेप रिकॉर्डर, फिल्म आदि का निर्धारण करना।
चूँकि इस विधि में समय, श्रम व धन की बचत होती है तथा अध्ययन में वस्तुनिष्ठता, प्रामाणिकता एवं विश्वसनीयता बनी रहती है, अतः विशेष क्षेत्रों में किए जाने वाले अध्ययनों के लिए इसका अधिक प्रयोग किया जाता है। धन्यवाद छात्रों। जय हिंद, जय भारत।